हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है प्रशासनिक संरचना। और ये आपका यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 6 तक आपका पूरा हो चुका है और इस वीडियो में यूनिट नंबर 7 भी जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परिचय, यानी इस चैप्टर में हम आखिरकार किस बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम शासक वर्ग के बारे में बात करेंगे, उनके प्रजातीय संगठन के बारे में बात करेंगे, राजस्व के स्रोत के बारे में बात करेंगे, जीवन पद्धति, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम कोई टॉपिक लेंगे, जैसे मान के चलो हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन, तो उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है, ठीक है, जैसे उसमें वित्त से संबंधित चीज़ें आती है, या दीवाने अर्ज आ गया, या कोई और विभाग आ गया, या दास या कारखानों के बारे में आ गया, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में कि आखिरकार ये सारी चीज़ें जो है वो होती क्या है। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए आपका जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत और खिलाफत। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो खिलाफत नाम की संस्था है ना दोस्तों, इसका उदय हुआ था। ठीक है, और ये जो खिलाफत नाम की संस्था है जिसका उदय हुआ था, तो ये मतलब है क्या? ठीक है, तो ये इस्लामी व्यवस्था का समर्थक इसको माना जाता है। ठीक है, साथ ही मुस्लिम समुदाय से भी इसको जोड़कर देखा जाता है और प्रमुख माना जाता है उसमें। ठीक है, कोई भी मुस्लिम खलीफा की अनुमति के बिना किसी भी स्वतंत्र राज्य की उस समय स्थापना नहीं की जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई राज्य है, ठीक है, उसको अपने आप को स्वतंत्र स्थापित करना है, तो उसके लिए मुस्लिम खलीफा की जो अनुमति है वो लेना जरूरी था। अगर मैं बात करूं कि किसी भी राज्य को, ठीक है, अगर यहाँ पर वैधता प्राप्त करना है, ठीक है, उसको वैलिडेट होना है, वैलिडिटी, तो ठीक है, तो उसके लिए अगर उसको ये प्रूफ करना है कि वो लीगल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अनुमति लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर में, जिसका नाम है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन। अब इसके अंदर में क्या होगा, हम इसके यहाँ पर पढ़ेंगे, खिलाफत के बारे में ही पढ़ेंगे और फिर जो इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा इस्लामी व्यवस्था। इस्लामी व्यवस्था में खिलाफत की शक्ति जो है वो कम होने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सुल्तान है वो अस्तित्व में आए। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, नागरिकों के लिए नियम बनाना हो या अपने नाम की जो सिक्के हैं उसको जारी करना हो, तो ये एक सत्ता का प्रतीक माना जाता था। जो सुल्तान होता था वो राजा टाइप ही होता था। ठीक है, उसको क्या करना होता था, सत्ता का प्रतीक मानते थे अगर वो इस प्रकार के कार्य करते थे। फॉर एग्जाम्पल नागरिकों के लिए जो नियम कानून बनाना किसी भी प्रकार के, और अपने नाम के सिक्के जारी करना। अमीरों या कुलीनों के समर्थन के बिना सुल्तान का सत्ता पर अधिकार बनाए रखना बहुत मुश्किल होता था। किसी भी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसके पीछे सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आजकल भी अगर आप देखोगे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, तो उनके पीछे भी कुछ अमीर आदमियों का जो है वो हाथ होता है, जो कि उनको फंडिंग देते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी प्रकार से देते हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। यही सेम चीज़ पुराने समय में भी हुआ करती थी। ठीक है, तो इनको एक तरह से आप समझ लो, उनको फंडिंग की जरूरत पड़ती थी, राजा महाराजाओं को, सुल्तानों को, अमीर लोगों की और कुलीन लोगों की। अगर आप एक तरह से देखोगे, अगर जैसे मैंने भी पॉलिटिकल पार्टी की बात की, तो उसमें आप अगर बिल्कुल डायरेक्ट किसी से नहीं होता तो टैक्स के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे अगर हम टैक्स भरते हैं वो सरकार के पास जाता है, सरकार उन पैसों का इस्तेमाल करता है, और जो बड़े आदमी होते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं सरकार से। समझ रहे हो ना आप, मतलब जो बहुत ज़्यादा टैक्स भरते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपकी जो एनुअल इनकम है वो अगर 10-12 लाख है, तो आप कितनी टैक्स भरोगे, कम टैक्स भरना होता है। लेकिन जो करोड़ों में कमाता है वो कितना ज़्यादा टैक्स जो है वो भरेगा। तो वही सेम जो चीज़ें आती है वो यहाँ पर भी पहले भी हुआ करती थी और अभी भी होती है। तो यहाँ पर एक जो टॉपिक है हमारे सामने वो है विजारत, यानी कि वित्त। तो इसका क्या है, इसको वित्त से संबंधित इसका जो है वो विभाग था। यहाँ पर समझिए क्या था, केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग के प्रमुख के रूप में वजीर का स्थान था। ठीक है, विजारत को आप वजीर समझ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, वजीर भी बोलते हैं। तो वजीर से आपको लग रहा है ना, वजीर क्या होता है, वजीर तो एक मेन बंदा होता है। ठीक है, वजीर अन्य विभागों पर निरीक्षण करने का काम करता था, उसका अधिकार था, निरीक्षण करता था वो लगभग सभी भागों पे। ठीक है,
राजस्व वसूल करना उसका काम था। व्यय पर नियंत्रण करना, राजस्व वसूल करना यानी टैक्स किससे कितना लेना है, ये सारी बातें। व्यय पर नियंत्रण यानी कितना ज़्यादा खर्चा होगा उस पर भी नियंत्रण रखता था। वेतन बांटना, अब जैसे कि सैनिक हो गए, अब राजा महाराजाओं के यहाँ भी तो कई प्रकार की नौकरियाँ होती थी, उन सबको वेतन कितना बांटना है, ये सारी चीज़ें भी जो है वजीर के हाथ में आती थी। ये सभी काम विजारत विभाग के प्रमुख कार्य को कहते थे, ठीक है। और इस विजारत जो विभाग होगा इसमें जो मेन होगा वो वजीर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, अब जो एक बात आ जाती है वो आ जाती है यहाँ पर दीवान की। तो अब जो है दीवान क्या होता था यहाँ पर समझते हैं एक बार। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, ठीक है, जैसे वो पैसों से संबंधित विभाग पर ज़्यादा फोकस करता था, तो ये सैन्य विभाग का प्रमुख REJ मुमालिक, ठीक है, मुमालिक था, जो सेना से संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। अब क्या होता था, अब जैसे कि सुल्तान सेना के विभाग पर या किसी भी चीज़ पर जो देखभाल करता है या नियंत्रण करता है, तो वो इनके कार्य थे, मतलब इसके अंडर आते थे। जैसे कि सुल्तान की सेना कैसी होगी नहीं होगी, जैसे कि मान के चलो सुल्तान अगर जंग में जा रहा है या किसी जंग में छोड़ो, अगर मान के चलो वो किसी खतरनाक जगह जा रहा है, तो उसको कितने सेना की जरूरत होगी वो यहाँ से डिसाइड होता था, ठीक है। मान के चलो कि वो कहीं बाहर जा रहा है ऐसे नॉर्मली, तो भी वो खाली हाथ नहीं जाता, तो उसके पीछे कुछ सेना होते थे, यानी सुल्तान की सेना का जिम्मेदारी इसके ऊपर था, ठीक है। परिवहन विभाग, अब जो जैसे कि मान के चलो राजा जाएगा तो उसके पीछे कितने जो है परिवहन जाएंगे, उसकी भी ये सब चीज़ें करता था और नियंत्रण भी यही करता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ अलग बात आ जाती है जो कि अन्य विभाग में, तो एक बार हम इसको भी समझते हैं कि आखिरकार इसमें क्या है। दीवान ए इंशा नामक विभाग के जो प्रमुख होते थे वो थे दबीर ए मुमालिक। उसके राज्य पर जैसे कि मान के चलो दोस्तों कोई पत्राचार जो है वो करना है, जारी करना है, कोई फरमान जारी करना है। फरमान का मतलब होता है शाही आदेश। जैसे मान के चलो राजा ने क्या किया, कोई आदेश जो है जारी किया, नोटिस जारी किया, ठीक है, तो अब उसको कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो इसी की होगी, ठीक है। और जारी करने की जिम्मेदारी होती है इसके ऊपर। न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था वो तो स्वयं सुल्तान होता था, मतलब जो मेन बंदा है वो सुल्तान होगा, लेकिन जो सेकंड बंदा है सुल्तान के बाद, तो सुल्तान के बाद का जो सेकंड बंदा था प्रमुख न्यायाधीश, वो काजी उल मुमालिक होता था, ठीक है। तो ये हो गए अन्य विभाग कुछ जो थोड़े अलग थे। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर दास और कारखाने की बात। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दास जो है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे हर एक काल में, ठीक है, चाहे राजा महाराजा का काल हुआ करता था, ठीक है, तो दास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो सारे काम करेंगे राजा महाराजाओं के वो दास ही करेंगे। और जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके आपने नाम सुना है, जैसे अलाउद्दीन खलजी, ठीक है, तुगलक हो गए, तो इनके पास बहुत सारे दास हुआ करते थे। बहुत सारे का मतलब है बहुत सारे, ठीक है, जितने की शायद उनको जरूरत भी ना हो, इतने ज़्यादा दास वो अपने पास रखा करते थे, ठीक है। तो शाही महल की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो उसके लिए दास बहुत ज़्यादा जरूरी होते थे, क्योंकि बहुत तरीके के कार्य होते थे और उन सभी कार्य को करने के लिए जो दास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे। अगर हम यहाँ पर बात करें अलाउद्दीन खलजी की, तो उसके पास लगभग 50,000 दास हुआ करते थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे फिरोज तुगलक की, तो उसके पास लगभग 1,80,000 दास हुआ करते थे, ठीक है। तो जो दास थे ना उनका भी अलग अलग कार्य था। ऐसा नहीं था कि जो नॉर्मल दास है वो राजा के पास आ जाएगा, या कोई एक दास होगा जो कि शाही घराने के कपड़े बनाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं था। उनके भी काम जो है वो बटे हुए थे। जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, उनके पर्सनल दास अलग होते थे, ठीक है, उनकी रखवाली करने वाले दास अलग होते थे, उनके रूम में आने वाले दास अलग होते थे, जो रक्षा करने वाले दास है वो अलग होते थे, जो कपड़े पहनावे का ध्यान रखने वाले दास होते थे वो अलग होते थे, ठीक है। तो उनके शासनकाल में दासों के लिए एक अलग विभाग भी बनाया गया था, जिन्हें दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था, स्थापित किया गया था उसे, ठीक है। यहाँ पर अब हम समझते हैं कि ये जो दास है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा यहाँ पर बताया गया है कि ये दास मुख्यतः सुल्तान के निजी सेवक हुआ करते थे। मैंने आपको बताया ना, कुछ जो दास होते थे वो निजी सेवक होते थे और अंगरक्षक भी होते थे, यानी कि उनके बॉडीगार्ड, ठीक है, और उसके रूप में कार्य किया करते थे। अब अगर हम बर्नी की बात करें तो बर्नी ने भी उल्लेख किया है गुलामों का। तो उसमें क्या होता था, एक बड़े बाजार का वर्णन किया है बर्नी ने। एक बड़ा बाजार होता था जिसमें क्या होता था कि दासों की खरीद बिक्री होती थी। आपने मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है।
तो वो बाजार होता था, वहाँ पर जो दासों की नीलामी की जाती थी और जो ज़्यादा बोली लगाते थे दास उन्हें मिल जाया करते थे। ठीक है, तो शाही परिवार की आवश्यकताओं का अगर ध्यान रखने से, मान के चलो शाही परिवार है जिसमें राजा महाराजा, उनके बेटे, उनकी पत्नियां, ठीक है, तो ये सब आएंगे, तो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए भी कारखाने स्थापित किए गए थे जिसमें दास काम किया करते थे। अब सेना के लिए वस्तुएं बनाना हो, वस्तुओं का उत्पादन करना हो, तो इसके लिए भी कारखाने होते थे जिसमें दास काम किया करते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा अमीर या शाही घरानों के पास ही दास होता था, जो भी अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर भी निजी आवश्यकताओं के लिए और क्या कहते हैं, निजी कारखाने स्थापित करते थे और उसमें उनके पास दास होते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर क्या किया, बर्नी ने क्या किया, बाजार का वर्णन किया है, तो उस बाजार में दास की कीमत लगती थी, तो अब उन्हें कौन खरीदेगा, गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता, तो जो भी वहाँ पर अमीर अमीर लोग हुआ करते थे जिनके पास ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, तो वो उनकी महंगी नीलामी लगाकर और उन दास को खरीद लिया करते थे। ठीक है, तो ये बात थी। तो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पर एक टॉपिक है वह है मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन, यानी कि जो मुगलों के अधीन जो केंद्रीय प्रशासन था वो कैसा हुआ करता था, कैसे कैसे वहाँ पर जो है पद नियुक्त किए गए थे, उनकी नियुक्ति कौन करता था, उनके कार्य क्या थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वाले में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक देखिए कि मुगलकालीन शासन व्यवस्था के मूल ढांचे को खड़ा करने वाला कौन था, अकबर था। हमने पढ़ा ना कि अकबर ने बहुत काम किया था मुगल साम्राज्य के लिए। ठीक है, तो अगर हम मेन मूल ढांचे को खड़ा करने की बात करें तो उसका जो पूरा का पूरा श्रेय है वो अकबर को जाता है। तो अकबर के शासन काल के अंत तक कई सारे विभाग की वो स्थापना कर चुका था। ठीक है, उसी विभाग में और उस विभाग के पद में कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, कई सारे चेंजेस हुए, जैसे कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ पर सम्राट को समझ लेते हैं। प्राचीन भारतीय परंपराओं में हमेशा शक्तिशाली किसको बताया गया है, राजा को बताया गया है। ठीक है, और मुगल सम्राट का जो प्रधान था, ठीक है, तो वो भी जो राजा हुआ करता था, जैसे मुगल सम्राट है कोई, तो उसके पास क्या सबसे ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी। लेकिन इनके अलावा भी एक रियलिटी तो ये है कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद हुआ करते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी। ठीक है, जैसे आप वजीर को समझिए, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी, और भी उसके जो मंत्री होंगे जिसके हम आगे बात करेंगे उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी। मतलब कहने के लिए तो राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन राजा एक तरह से आप देखोगे तो वो ज़्यादा कार्य नहीं किया करता था। जो राजा के काम थे ना वो भी उसके खास बंदे किया करते थे, यहाँ पर समझिए। लेकिन ये है कि जो लास्ट ऑर्डर पास करवाना होता था, यानी लास्ट जो सहमति लेनी होती थी वो राजा से लेनी होती थी। ऐसा नहीं है कि उसके नीचे काम करने वाले बंदे अपनी ही मर्जी का चलाएं, तो ये भी नहीं होता था। लेकिन ज़्यादातर काम जो है उसके अधिकारी ही किया करते थे। बिना उसकी सहमति एवं जानकारी के कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता था। ये तो हो गई बात। अब यहाँ पर समझिए, अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर मुगलों ने झरोखा दर्शन को प्रचलित किया। इसका क्या मतलब है, झरोखा दर्शन के बारे में जो है आपने सुना होगा कि झरोखा दर्शन जो है वो क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि झरोखा दर्शन का क्या मतलब होता है। झरोखा दर्शन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, ये राजा का महल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है राजा खड़ा है। ठीक है, वो होता नहीं जो घर के बाहर खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर राजा खड़ा है और यहाँ पर नीचे क्या है, ये नीचे यहाँ पर जनता है। तो यहाँ से ये अपना हाथ दिखाएगा राजा, और सारी जनता से क्या करेगा, मिलेगा। तो इसे झरोखा दर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो फैन मूवी है, ठीक है, तो उसमें जो शाहरुख खान घर से बाहर निकलता है और अपने फैंस को हाथ दिखाता है। ठीक है, तो वो वही सेम चीज़, ठीक है, झरोखा दर्शन के अंतर्गत आती है। तो प्रजा को झरोखा दर्शन देने का जो अधिकार है वो सम्राट के ही पास होता था। मतलब कि झरोखा दर्शन कब देना है, क्योंकि सम्राट उस समय क्या होता था, अपना पर्सनल टाइम देगा ना जनता को, तो इसलिए जो पूरा अधिकार है वो सम्राट के पास हुआ करता था। ठीक है, सम्राट एक निश्चित समय चुनता था अपनी मर्जी से, जिससे कि आम जनता को वो दर्शन देख सके। तो ये सिंपल सी यही बात है, झरोखा दर्शन वो कार्य होता है जिसमें आम जनता से राजा सम्राट मिलता है। ठीक है, और अपने महल के, ठीक है, अपने महल से ही वो ऊपर से हाथ दिखाया करता था और आम जनता से मिला करता था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दरबार भी बैठते थे इसमें, जिसमें दरबार में क्या होता था, जो आम जनता होती थी वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर आया करते थे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप झरोखा दर्शन को समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और पद की बात की गई है जिसका नाम है वकील और वजीर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, वकील का मतलब वो वाला वकील नहीं है जो आजकल हमारे यहाँ होते हैं, लॉयर वाला वकील नहीं है। वकील का मतलब आप सीधा समझिए यहाँ पर वजीर से है।
जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या था, इसका मिसयूज़ हुआ था वज़ीर के पद का, क्योंकि वज़ीर को बहुत ज़्यादा ताकत दी गई थी। ठीक है, तो मिसयूज़ होने के बाद क्या हुआ, वज़ीर का जो पावर है उसको कम किया गया। ज़्यादातर जो शक्ति है वज़ीर के हाथ में हुआ करती थी, फिर नीचे 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 और शक्तियाँ बटी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बताएंगे, अगर हम बात करें बाबर और हुमायूं के समय, तो वज़ीर का पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यानी अगर हम सिंपल बात करें बाबर के समय की और हुमायूं की बात करें ना, तो उस समय वज़ीर को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तरह से आप मान के चलो राजा के बाद वही राजा था। तो इसे उस समय में सैनिक तथा गैर सैनिक, यानी सैनिक के मामले में भी और गैर सैनिक के मामले में भी असीम अधिकार प्राप्त थे, बहुत ज़्यादा ही अधिकार प्राप्त थे। लेकिन हुआ क्या, अकबर के शासनकाल में आरंभिक वर्षों में बैरम खान ने क्या किया, वकील के रूप में यानी वज़ीर के रूप में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। आपको पता है ना, आपको याद होगा जब अकबर 13 साल का था, जब छोटा था, जब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखे हैं, जब अकबर छोटा था 13 वर्ष का, तो उस समय वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता था, सम्राट नहीं बन सकता था। तो क्या हुआ था, बैरम खान ने वहाँ पर कुछ समय के लिए शासनकाल संभाला था, तो उसने इसी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसलिए अकबर ने निर्णय ये लिया कि अब इस अधिकारों को, यानी कि वज़ीर के अधिकार को हम क्या करेंगे, सीमित कर देंगे, कम कर देंगे। यानी सारी शक्ति इसके हाथ में नहीं देंगे, कम से कम इन शक्तियों को 2 टुकड़ों में बांट देंगे, और एक टुकड़ा वज़ीर के पास रहेगा और एक टुकड़ा अलग किसी बंदे के पास रहेगा। ठीक है, और वो जो अलग टुकड़ा है वो किसके पास रहेगा, यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। बैरम खान के पतन के बाद वकील का, यानी कि वज़ीर का, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो वज़ीर का जो पद है केवल राजनीतिक परामर्शदाता तक ही सीमित कर दिया गया, यानी इसको राजनीतिक फैसले लेने के लिए इन सब तक इसको सीमित कर दिया गया। और उसकी जो वित्तीय शक्ति, यानी पैसों से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, वो दीवान को प्रदान की गई, यही दीवान को। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो तगड़ा बंदा हुआ वो दीवान हुआ, क्योंकि उसके पास पैसे का कंट्रोल है, सारे आय कहाँ से अर्निंग आएगी और कहाँ पर उसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो अर्निंग, एक्सपेंस, आय, व्यय, इन सभी चीज़ों का जो कंट्रोल है वो दीवान को दे दिया गया। ये सभी सरकारी रजिस्टर पर उसके मोहर और हस्ताक्षर लगना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। दीवान के पास इतनी पावर थी कि अगर किसी भी जगह पर वो साइन नहीं करेगा या हस्ताक्षर नहीं करेगा तो पैसों से संबंधित वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये सम्राट के आज्ञा के अनुसार सेना के लिए वेतन राशि प्रदान करता था, लेकिन इसका जो मालिक होगा वो तो सम्राट ही होगा, लेकिन तब भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अब सम्राट जो भी बोलता था इसको, उस आज्ञा के अनुसार ये जो सैनिक होते थे उनको पैसे मिलते थे। ठीक है, वो जो राशि है, वेतन, समझ रहे हो ना, उनको दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है एक और पद के बारे में हम बात करते हैं, मीर बख्शी के बारे में। तो अमीर बख्शी जो था वो सेना विभाग का सबसे तगड़ा बंदा था। ठीक है, यानी कि पूरी सेना इसके कंट्रोल में आती थी, सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था, अकबर के काल में ही इस चीज़ का चलन हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी। इसका जो मुख्य कार्य है ना दोस्तों, वो सेना से रिलेटेड ही है। सेना का ए से लेके जेड तक का सारा जो काम है ये यही बंदा करेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से काम करेगा। तो सैनिक की भर्ती करना सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, सैनिक का हुलिया ठीक करना, यानी सैनिक दिखने में कैसा है, उसका वेशभूषा, कपड़े, ये सारी चीज़ें। सैनिक में अनुशासन रखना, सैनिक में डिसिप्लिन है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो यही करता था। सैनिकों के लिए हथियार उपलब्ध कराना, सैनिकों को कौन से हथियार कब इस्तेमाल करने हैं उसके लिए भी यही काम करवाता था। अब सैनिकों को घोड़े देना, सैनिकों को हाथी देना, कौन से अनुकूल में सैनिक लड़ने वाले हैं उस स्थितियों को समझते हुए उनको औजार और ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके अलावा शाही महल की सुरक्षा का भी जो जिम्मेदारी था वो इसी बंदे के पास था। ठीक है, इसी को सौंपा गया था। तो यानी आप समझ सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर धोखाधड़ी की बात आ जाएगी, अगर धोखेबाजी की बात आ जाएगी तो सारे सैनिक इसी के साइड होंगे, क्योंकि सैनिक का मालिक है ये। ठीक है, और पूरी शाही महल की सुरक्षा, यानी इसको सारी चीज़ें पता होंगी कि सीक्रेट द्वार कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, ये सारी बातें इसे पता होगी। अगर हम मीर बख्शी की बात करें तो सरखत नाम का एक पत्र हुआ करता था, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सैनिक को उनकी मासिक वेतन प्रदान की जाती थी। ठीक है, पैसे कोई और देता था, लेकिन इसका भी एक पेपर आता था, ठीक है, सरखत नाम से, जिस पर साइन करने के बाद ही उस सैनिक को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो दिया जाता था वेतन के रूप में। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, अब हमारा यहाँ पर है नया टॉपिक, इसको समझते हैं हम सबसे पहले। तो दोस्तों ये जो हमारा नया टॉपिक है ये है मुगलों के अधीन प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा था सेम वैसा ही है। इसमें क्या है, इसमें हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे।
और इसमें भी सेम वही होगा जो उनके पद होंगे, जैसे सूबेदार कौन है, दीवान कौन है, दरोगाए डाक, ये सब पदों के ऊपर में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि अकबर ने क्या किया, 1580 में अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद उसने उसको चेंज किया और 15 प्रांत कर दिए उसके। ठीक है, यहाँ पर पहले सूबेदार को समझ लेते हैं कि जो सूबेदार होता है वो कौन था। तो सूबेदार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जनता और सेना के लिए कल्याण का काम करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पद था दोस्तों सूबेदार का। इसके भी बहुत सारे कार्य थे, जैसे कि सूबेदार जल कल्याण का कार्य करता था। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो जनता के लिए हो या सेना के लिए, आप समझ सकते हो एक तरह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन था, यानी इस बंदे को सबसे ज्यादा काम करना होता था। आप एक तरह से ये समझ सकते हो, जैसे कृषि का कोई भी काम हो, ये जनता के लिए हो गया। व्यापार का कार्य हो, कोई भी व्यापार में दिक्कत आ रही है, कृषि में दिक्कत आ रही है, कुएं खुदवाना हो, जलाशय, पानी की दिक्कत, बाग, ठीक है, बाग बगीचे, इनका जो भी काम कराना था वो सभी सूबेदार के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे दीवान। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि दीवान के क्या क्या कार्य थे, अभी भी हमने वहां पर पढ़ा था, थोड़ा और समझिए। तो सूबेदार के बाद दीवान सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, और आपको पता है इसकी जो नियुक्ति है, यानी कि इसको भी सम्राट खुद ही चुनता था। ये जो थे, ये राजा के पर्सनल बंदे थे। पैसों से संबंधित कार्य, बकाया, हिसाब किताब, ठीक है, तो राजा के लिए इंपॉर्टेंट यही होता था, पैसा इंपॉर्टेंट होता था। तो ये बहुत ही भरोसेमंद आदमियों को चुना करते थे। इसका जो मुख्य कार्य था वो था राजस्व वसूलना, किससे कितना टैक्स लेना है, अधिकारियों और तहसीलदारों के बारे में ठीक ठीक हिसाब रखना, भाई कौन कितना पैसा ले रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ठीक है, किसके ऊपर कितना बकाया है, किससे कितनी वसूली करनी है। तो इस चीज़ का जो पूरा हिसाब किताब है ये दीवान रखता था। ठीक है, यहाँ पर दरोगा ये डाक के बारे में समझते हैं थोड़ा। तो आपको पता है कि पुराने समय में क्या होता था कि हमें डाक व्यवस्था, जो अभी की डाक व्यवस्था है वैसी तो नहीं हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन वैसी ही संबंधित हुआ करती थी। उनको भी संदेश भेजने होते थे। वो जो आपने देखा है कि वो एक कबूतर होता है जो चिट्ठी ले जाता है यहाँ से यहाँ, पत्र ले जाता है, वो बहुत अलग बात है। ये एक जो डाक व्यवस्था है ये अलग है। ठीक है, मुगल काल में दूर दराज के इलाकों में, यानी कि दूर इलाकों में अगर संदेश भेजना होता था तो भेजने के लिए राजकीय डाक सेवा की स्थापना की गई थी। अब ये कैसे कार्य करते हैं इसको भी समझते हैं। तो अब संदेश भेजने के लिए राजकीय डाक व्यवस्था की स्थापना कर दी। अब पत्रों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, वो भी तेज गति में, समझ रहे हो ना। कोई ऐसा पत्र होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमला हो रहा है और दो राज्य आपस में मिले हुए हैं, तो दोनों को एक दूसरे की सेना की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे करके। ठीक है, तो विशेष घुड़सवारों की व्यवस्था की गई थी। विशेष घुड़सवार यानी कि घोड़े भी अच्छे क्वालिटी के और उस पर चढ़ने वाला जो बंदा है, जो राइड करने वाला है, वो भी बढ़िया। ठीक है, जहां एक धावक एक चौकी से दूसरे चौकी तक डाक ले जाता था। इसका मतलब समझिए, देखिए होता क्या था, एक एक जगह पे ना ऐसी डाक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ऐसे ऐसे कुछ किलोमीटर पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, यहां पर से डाक ले जानी है तो यहां पर क्या होता था, ये घुड़सवार घोड़े के साथ में एक वो झंडा लेकर, ठीक है, रॉड लेकर, और बड़ी तेजी से भागता था यहाँ पर, बड़ी और ऐसे करके भागता था, बहुत रफ्तार में यहाँ पहुंच जाता था। यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होता था, यहाँ से वो रुक जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो भी एक बंदा है वो क्या, यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते थे, तो यहाँ पर कोई एक बंदा जो फ्री है, जो तंदुरुस्त है, जो तैयार है जाने के लिए, जिसकी बारी आ चुकी है, तो वो रहता था यहाँ से लेकर बड़ी तेज रफ्तार से, बहुत तेज रफ्तार से भागता था और यहाँ पहुंचा देता था। ठीक है, और ऐसे ही आगे का प्रोसेस ऐसे ऐसे हुआ करता था। तो इसमें क्या होता था, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, यानी काम बहुत अच्छे से होता था, क्योंकि एक ही बंदे के पास स्टार्ट से एंड तक पहुंचने की जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों, बहुत सारे लोग आएंगे बीच में और वो सब तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे, उनके घोड़े थके हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता था इस सब काम को करने के लिए। यहाँ पर समझिए नगर, किला और बंदरगाह प्रशासन के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर समझिए मुगल शासन काल में नगरों, किलों और बंदरगाहों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है माना जाता था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में भूमिका निभाता था वो अच्छी, क्योंकि आपको पता है जो बंदरगाह होंगे वो व्यापार का केंद्र होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे, जहाज होंगे पानी वाले, तो उससे आयात निर्यात के जो सारे काम होंगे वहीं से होंगे। तो वहाँ पर कोतवाल जो है, कोतवाल नाम का जो एक पद है, वो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब वो समझते हैं कैसे निभाता था। देखिए, राजधानियाँ और बड़े बड़े शहरों में एक अधिकारी शांति की स्थापना करता था, व्यवस्था बनाता था अच्छे से, उन सब का प्रबंध कराता था। नगर में शांति व्यवस्था बनाने का काम इसी का था। माप तोल के बांट, यानी कि मान के चलो कोई बंदा है जिसको कोई सामान बेचना है, तो उसके पास 5 किलो वाला बांट है, वो तराजू पर जो रखते हैं, तो वो सही है या गलत, कहीं नकली बांट तो इस्तेमाल नहीं कर रहा वो,
ठीक है, कहीं हल्का कर रहा हो कहीं भारी कर रहा हो, तो उसका जो निरीक्षण है वो यही बंदा करेगा। अपराधों को रोकना, इन सब का जो इसके लिए कोतवाल का मुख्य कार्य था ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पद की बात आ जाती है, जो कि है यहाँ पर मुगल साम्राज्य के आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें बड़ी संख्या में क्या थे, किले हुआ करते थे। अब हर जिले में छोटा नगर था, उसमें सेना भी रहती थी। अब भाई जब एक उसमें सेना रहती होगी तो उसका कोई ना कोई प्रधान होता होगा, हेड होता होगा, जो क्या करेगा, जो उन सब चीज़ों को मैनेज करेगा, तो उसे ही बोलते थे किलादार, यानी किले का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, हेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है बंदरगाह प्रशासन, ठीक है। तो बंदरगाह जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पर सारे आयात निर्यात और जो व्यापार का काम चलता था। तो उसके लिए क्या होगा, एक अच्छी प्रशासन का निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, समझिए इसे। बंदरगाह का महत्व भारत में प्राचीन काल से ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मुगल काल में था, अंग्रेजों के टाइम में नहीं था, हमेशा से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि बंदरगाह व्यापार और वाणिज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, ठीक है। और बंदरगाह का जो अधिकारी होता था वो मुत्सदी कहलाता था, जिसकी जो नियुक्ति है इसकी भी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था, क्योंकि सम्राट का मेन बंदा था ये भी। मुत्सदी के अंतर्गत बंदरगाह की सारी चीज़ें आती थी, सीमा पर शुल्क लगाना, ठीक है, ये टैक्स लगाना, व्यापारियों से टैक्स लेना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी, ठीक है। इस पद की कभी कभी नीलामी भी हो जाती थी, जैसे मान के चलो कि कोई बंदा क्या है सही से काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे शिकायत आ रही है कुछ, ठीक है, या किसी को ये काम करना है तो उसके लिए नीलामी होती थी, और जो ज़्यादा बोली लगाता था वो सिंपल सा ये काम जो है उसको दे दिया जाता था, ये पद उसको दे दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज की वीडियो में। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। और इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिए अपने क्लासमेट के साथ। साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, इसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।